ने डिस्कस किया था। अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था मॉर्निंग की क्लास में। अब आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 रजिस्ट्रेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एक्स लिमिटेड इन दिल्ली एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट होती है उसका आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया। कब से टर्नओवर क्रॉस किया? उसने किया बच्चों 1 दिसंबर से, और एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रेशन आपने 20 दिसंबर को सबमिट की थी, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट हुआ था जनवरी में। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है बच्चों? अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 25(1) एक सेक्शन होता था कि आप जब सेक्शन 22 और 24 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लाइबल होते हैं तो आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो से एग्जांपल, अगर आप 1 जुलाई 21 को अगर लाइबल हुए तो आपको 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। दिस इज डेट। अगर आप सीटीपी एनआरटीपी हो तो आपको 5 दिन एडवांस में करना पड़ता है। अब यहां पे क्या हुआ कि सपोज कीजिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया टाइमली। आपको पता है कि रूल 10(2) जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने टाइमली अप्लाई किया है और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 अगस्त को ग्रांट होता है तो बताओ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये होती है। और अगर आप लेट अप्लाई करते हैं, सपोज करो 30 डेज के बाद अप्लाई करते हैं, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है जिस दिन अपन को सर्टिफिकेट मिला। आई होप सबको ये पता होगा। अगर मैं सेक्शन 25(1) और रूल नंबर 10(2) पढ़ता हूं तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ कि वो 1 दिसंबर को उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ और उसने 30 डेज के अंदर क्या कर दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया 20 दिसंबर को। इसका मतलब लेट अप्लाई किया बच्चों, टाइमली किया। लेट अप्लाई किया, टाइमली किया। सर टाइमली किया तो बताइए जब टाइमली किया है तो सर्टिफिकेट उसको 1 जनवरी को ग्रांट हुआ है, तो बताओ इफेक्टिव डेट 1 जनवरी होगी या 1 दिसंबर होगी? तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर आपकी क्या होगी बच्चों? इफेक्टिव डेट होगी। तो बच्चों एक बार पढ़ लीजिए, वेयर अ पर्सन सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन within 30 days of becoming liable for registration, the effective date of registration is the date on which the person become liable to registration, otherwise it with the date of the grant of registration। क्योंकि उसने 30 डेज के लिए अंदर अप्लाई कर दिया था तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी? 1 दिसंबर होगी। आई होप बच्चों सबको क्लियर होगा। बच्चों फिर अगेन एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। सोनू एजेंट है और अनादर टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पर, घनश्याम के बिहाफ पर सप्लाई कर रहा है। बच्चों आपको याद होगा कि सेक्शन 24 बोलता है अगर आपका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन होता है और एजेंट अगर शेड्यूल 1 वाला एजेंट होता है तो बताइए एजेंट को कंपल्सरी क्या करवाना होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह बोल रहा है कि द टर्नओवर ऑफ सोनू एप्लीकेबल लिमिट से ज्यादा नहीं है। बच्चों डज नॉट मैटर, क्योंकि बच्चों सबसे पहले उस पर सेक्शन 24 लगेगा क्योंकि उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन होता है। तो बताइए उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करवाना पड़ेगा। तो देखिए ए पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर इज एन एजेंट और अदरवाइज इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। तो सेक्शन 24 के हिसाब से इसको कंपल्सरी क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है बच्चों आपको। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अगेन ये जो हम जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ये सीए का जो पेपर था नवंबर 20 का पेपर है। ठीक है, अभी हम ओल्ड स्कीम के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बस अब इसके बाद जल्दी से न्यू स्कीम के पेपर भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब बताइए बच्चों इसने क्या पूछा है? आपको याद होगा बच्चों जब हम सेक्शन इनवॉइस का पढ़ते हैं तो सेक्शन 31, सेक्शन 31(2), सेक्शन 31(3), सेक्शन 31(4), सेक्शन 31(5), सेक्शन 31(6), सेक्शन 31(7) ये सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 34(1), सेक्शन 34(2), सेक्शन 34(3) और सेक्शन 34(4) ये हमारे सेक्शन होते हैं। और साथ में हम रूल्स भी पढ़ते हैं 46, 46A, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54 और 55। बच्चों ये तो बताता है कि गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी है, ये बताता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस कब काटनी है, ये बताता है जब गुड्स हम अप्रूवल पे भेजते तो इनवॉइस कब काटनी होती है, नॉर्मल सर्विस के केस में इनवॉइस कब काटते हैं, ये बात रूल 47 बताता है। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब इशू करते हैं और सर्विस बीच में ब्रेक हो जाता है इनवॉइस कब इशू करते हैं। तो बच्चों ये सेक्शन तो बताते हैं कि इनवॉइस कब इशू करनी है, और ये बताता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इशू होते हैं। बच्चों आपको पता है एक होता है रिवाइज इनवॉइस, जब आपकी इफेक्टिव डेट और रजिस्ट्रेशन, जैसे मान लो आपको इस पिछले क्वेश्चन में 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था और 1 दिसंबर इफेक्टिव डेट रजिस्ट्रेशन आई थी, तो 1 दिसंबर से लेके 1 जनवरी के बीच में जो आपने सप्लाई की होगी उस टाइम आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो उस पीरियड की इनवॉइस को आप रिवाइज करते हैं, राइट। बी, बताओ कौन कौन सा ऐसा केस होता है जहां पे हमको हर ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, डे एंड पे कर देना। सर अगर सामने वाला रजिस्टर्ड हो और वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो और रिसिपेंट को इनवॉइस नहीं चाहिए। बताओ कौन सा केस है जहां पे बिल ऑफ सप्लाई इशू होते हैं और बिल ऑफ सप्लाई के कंटेन का होते हैं। बच्चों रूल नंबर 49 में बताया गया है। बताओ जब हमको एडवांस रिसीव हो जाता है, किसी भी सप्लाई के संबंध में एडवांस रिसीव हो जाता है, तो हम सामने वाले को क्या इशू करते हैं, रिसीव वाउचर। और रिसीव वाउचर की कंटेन बच्चों आपको रूल नंबर 50 में बताए गए थे। बच्चों अगर वो हमसे सामने वाला रिफंड मांग लेता है, सामने वाला क्या मांग लेता है, जिसको हमने एडवांस दिया था और हमने रिसीव वाउचर दिया था, अगर वो रिफंड मांग लेता है तो हम उसको क्या इशू करते हैं, रिफंड वाउचर, और उसके कंटेन यहाँ पे दिए जाते हैं। बच्चों आपको याद है जब आरसीएम लगता है तो सप्लायर जो रिसिपेंट होता है उसी को सप्लायर की तरह ट्रीट किया जाता है और वो ही फिर क्या करता है, इनवॉइस इशू करता है। तो बताओ वो यहाँ पे हमने इसके रूल यहाँ बता रखे थे, आपको याद है। और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के कंटेन यहां बता रखे हैं। और वैसे तो इनवॉइस में रूल 46 में बताए गए कंटेन जो होते हैं वो अपन को देने होते हैं, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे आपको एक्स्ट्रा कंटेन देने होते हैं, कुछ में आपको एक्स्ट्रा कंटेन देने की जरूरत नहीं होती है। रूल नंबर 54 बताता है। तो बच्चों बिल ऑफ सप्लाई के कंटेन क्या होंगे, रूल नंबर 49 बताता है। रिसीव वाउचर के कंटेन क्या होंगे, रूल नंबर 50 बताता है। रिफंड वाउचर के कंटेन क्या होंगे, 51 बताता है। पेमेंट वाउचर के कंटेन होंगे तो वो बताता है। रिवाइज इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के कंटेन क्या होंगे, 53 बताता है। कौन कौन से एक्स्ट्रा पर्टिकुलर्स आपको देने पड़ेंगे टैक्स इनवॉइस में, कौन से केस में कम देने पड़ेंगे, 54 बताता है। और जब गुड्स अप्रूवल पे भेजते हैं तो बताइए हम एक बार डिलीवरी चालान के थ्रू माल को रिमूव कर देते हैं और बाद में इनवॉइस इशू करते हैं। और जब अपन कंप्लीटली लॉकडाउन या सेमी लॉकडाउन कंडीशन में भेजते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है बच्चों, ये रूल नंबर 55 बताता है। तो बच्चों सीए के अंदर जो नवंबर 20 का पेपर आया उसके अंदर आपसे क्या पूछ लिए गए, कंटेन पूछ लिए गए। कंटेन, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू होती है, बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होती है, रिसीव वाउचर कब इशू होता है, पेमेंट वाउचर कब इशू होता है, रिफंड वाउचर। तो सॉरी कंटेन नहीं पूछे गए, सिचुएशन पूछी गई है। तो बच्चों इसका जवाब आपको लिखना पड़ेगा, 31(3)(a) के प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। इसका आपको सेक्शन 31(3) आपको सी का प्रोविजन लिखना पड़ेगा, या 31(3)(d) का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। बच्चों इस तरह से आपको प्रोविजन लिखने पड़ेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कब कब इशू होते हैं। तो बच्चों यहां पे आपको सारे के सारे देखिए, बताओ बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होती है, जब एक रजिस्टर्ड पर्सन एग्जाम सप्लाई करता है, या आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो बताओ टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, ये आपको पता है। बताओ रिसीव वाउचर कब इशू होता है, जब रजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस रिसीव हो जाता है, एडवांस रिसीव, तो बताइए उस केस के अंदर क्या इशू किया जाता है, रिसीव वाउचर। अगर सामने वाला एडवांस के अगेंस्ट में रिफंड मांग लेता है तो हम उसको क्या इशू करते हैं बच्चों, रिवर्स रिफंड वाउचर इशू करते हैं। ये वाली बात यहां पे बता रही है। और जब रिसीव वाउचर इशू होता है तो बताइए उस केस में हमको क्या करना होता है बच्चों, है ना। रिसीव वाउचर के केस में जब आपका रिवर्स चार्ज लगता है तो सेक्शन 9(3) और 9(4) के हिसाब से जो रिसिपेंट होता है वो इनवॉइस इशू करता है। चलिए बच्चों, उसके बाद जीएसटी रिटर्न चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए बच्चों, जीएसटी रिटर्न चैप्टर से क्या क्वेश्चन आए, ब्रीफली डिस्कस जीएसटीआर 5 रिटर्न। बच्चों आपको याद होगा जीएसटीआर 5 कौन भरता है, एनआरटीपी। तो एनआरटीपी के जो प्रोविजंस थे वो आपको बताने पड़ेंगे। वैसे तो बच्चों आपको पता है कि महीना खत्म होने के बाद ही रिटर्न भरा जाता है, बट एनआरटीपी के केस में अगर जैसे मंथ खत्म हुआ उसके 20 तारीख, और अगर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल वैलिडिटी खत्म हो रही है उसके 5 दिन, दोनों में से जो अर्लियर होता है तो बताइए वहां पे एनआरटीपी को रिटर्न भरना होता है। तो बताइए जो एनआरटीपी होता है उसको हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा, जीएसटीआर 5 एवरी कैलेंडर मंथ भरना पड़ेगा। और उसकी टाइम लिमिट क्या होती है, कैलेंडर मंथ, जो कैलेंडर मंथ खत्म होता है उसके बाद जो 20 तारीख आती है, और अगर उसका मान लो वैलिडिटी खत्म हो रही है, आपको पता है इनका रजिस्ट्रेशन 90 दिन तक इफेक्टिव रहता है, तो उसके 7 दिन के अंदर दोनों में से जो भी पहले अर्लियर हो आपको क्या भरना पड़ेगा, 5 भरना पड़ेगा। एक पूछ रहा है मेंशन पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न। पता है ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं
जिनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों ये सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी जो स्पेशल पर्पज वाले बच्चे होते हैं बच्चों, उनको आपको बताया गया है। आप देखेंगे आपकी कॉपी में मैंने लिखवाया था, ये लोग वो होते हैं जिनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। ओआईडीआर वाला इनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। और बच्चों एक पूछा गया फाइनल रिटर्न, आपको फाइनल रिटर्न के बारे में बताना पड़ेगा। और फाइनल रिटर्न आपको भरा जाता है जब हम हमारा व्यापार वगैरह सब कुछ बंद कर देते हैं, तो हमको जाते जाते क्या भरना होता है, फाइनल रिटर्न भरना होता है, जिसमें मैंने बताया था डेट ऑफ कैंसिलेशन। और कई बार क्या होता है, डेट ऑफ कैंसिलेशन अलग होती है और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन की डेट अलग होती है। दोनों में से जो लेटर होता है ना बच्चों, आपको क्या भरना होता है, फाइनल रिटर्न भरना होता है। दोनों में से जो लेटर डेट होती है उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है। बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे गए, बस आपको बेसिकली प्रोविजंस याद होने चाहिए। मैंने आपको सुबह कहा था कि एक बार अपन ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपको बिना प्रोविजन पढ़ाए डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे हो रहे नहीं हो रहे। अदरवाइज ये जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इनवॉइस, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ जीएसटी, इनवॉइस, ये ना ई वे बिल, अपन जो कल की क्लास लेंगे अपन इन्हीं को क्या करने वाले हैं बच्चों, डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल क्या बोल रहा है। अच्छा बच्चों, अब जनवरी 21 के अंदर पेपर आया, जनवरी 21 के अंदर रजिस्ट्रेशन चैप्टर से पेपर आया। बच्चों क्या पूछ रहा है ये, हैप्पी ट्रेडर एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स। बच्चों आपको पता है सेक्शन 23 तभी लगता है जब आप 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हो। यहां पे ये एग्जेम्प्टेड गुड्स में भी डील कर रहा है और टैक्सेबल गुड्स में भी डील कर रहा है, तो बच्चों 23 तो नहीं लगेगा। अब आपको बताया गया है कि उसने ये सेल की है अप्रैल महीने में और सब एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो बताइए उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। आपको बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको पता है चाहे सप्लाई इंट्रा हो, इंटर हो या एक्सपोर्ट हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो या नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सब आता है। हाँ, ट्रांजैक्शन मनी और ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी तो गुड्स ही नहीं है। जो अपना शेड्यूल 3 की जो वो तो सप्लाई नहीं है। जॉब वर्कर को हम माल बेचते हैं वो सप्लाई नहीं है, वो नहीं आएगा। जीएसटी लॉ का टैक्स नहीं आएगा, बट अदर लॉ के टैक्स जुड़े जाएंगे। और जो हमारी परचेज होती है चाहे वो एफसीएम वाली हो, आरसीएम वाली हो, बच्चों वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आती। तो बताओ बच्चों क्या पहला पॉइंट आएगा, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, बिल्कुल आएगा बच्चों। सप्लाई इंट्रा हो या इंटर हो, इंट्रा स्टेट ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, बताओ सप्लाई इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, और एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तो बच्चों वो भी टर्नओवर में आएगा। इंट्रा स्टेट ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बच्चों अगर आप 100% एल्कोहल बेचते तो सेक्शन 23 लग जाता, बट ये आदमी टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहा है और एल्कोहल भी बेच रहा है, तो बताओ फिर 23 लगेगा नहीं और 22 लगेगा, टर्नओवर में दोनों को जोड़ा जाएगा। और इंट्रा स्टेट सेल ऑफ तंबाकू, बच्चों ये भी आएगा। तो बताइए इस आदमी का टर्नओवर कितना हो गया, 25 लाख क्या हो गया बच्चों, इसका टर्नओवर हो गया 25 लाख, इसका क्या हो गया बच्चों, टर्नओवर हो गया। तो 25 लाख बच्चों टर्नओवर हो गया इसका, देखो आप, ठीक है। तो सबको जोड़ा जाएगा इसके अंदर, 25 लाख बच्चों क्या हो गया, टर्नओवर हो गया। ओके, और इसका अगला पॉइंट क्या पूछ रहा है कि बताओ एग्जामिन वेदर हैप्पी ट्रेडर इज लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट विद द रीजन ऑफ द सेम, और व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन दिस केस। बच्चों आपको पता है कि अगर ये गुड्स का सप्लायर है, सर्विस का सप्लायर है, सब गुड्स का सप्लायर है। बच्चों आपको पता है अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में माल बेचते हो, टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तो लिमिट 10 लाख अप्लाई होती है। अगर आप इन स्टेट के अलावा कहीं और सप्लाई कर रहे हो, अगर आप सर्विस के सप्लायर हो तो लिमिट 20 लाख अप्लाई होती है। अगर आप सर्विस के सप्लायर नहीं हो, आप गुड्स के सप्लायर हो, बट एक अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी और तेलंगाना, यहां पे लिमिट 20 लाख होती है। अगर आप यहां भी सप्लाई नहीं हो तो बताइए आप नोटिफाइड गुड्स के ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर, बच्चों या नोटिफाइड गुड्स है, तो बताइए लिमिट क्या होगी बच्चों, अप्लाई होगी 20 लाख। क्योंकि इसका टर्नओवर 20 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो बताइए ये अपना क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाएगा। बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जनवरी 21 के अंदर था, सीए के अंदर ये क्वेश्चन आया था बच्चों। अच्छा ओके बच्चों, है ना। अच्छा बच्चों यहां पे ये पूछा गया है कौन कौन से रीजन है जहां आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन या सस्पेंशन हो जाता है, सब सेक्शन 29(2) के हिसाब से। बच्चों आपको याद होगा सेक्शन 29(1) और सेक्शन 29(2). एक बार मैं अगर आपको सेक्शंस की याद कराने की कोशिश करूं तो बच्चों आपको याद था सेक्शन 25(1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26(1), 26(2), 27,
1 2 3, 28 1 2 3, सेक्शन 29 1 2 3 4 और 5, और सेक्शन 31, सेक्शन 32 और 33। बच्चों ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, यहां से पूछा गया है, यहां से पूछा गया है। बच्चों आपको याद है कि रजिस्ट्रेशन कब तक कराना होता है? नॉर्मल केस में 30 दिन में, सीटीपी एनआरटीपी के केस में 5 दिन में। बच्चों ये बताया था स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन। बताओ जीएसटी में जिन जिन स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उन सभी स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बच्चों वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वैसे तो बच्चों वो पर्सन लायबल होता है जिसका टर्नओवर जो सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से लायबल है। बताओ आप 22 और 24 दोनों के हिसाब से लायबल नहीं हो, बट आप अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया है तो भी आप नॉर्मल पर्सन की तरह माने जाओगे। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? एक पैन नंबर वाले के अगर 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं तो वो दोनों ऑफिस डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाते हैं, और एक पैन नंबर वाले के अगर एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस है और दूसरा किसी दूसरे स्टेट में और अनरजिस्टर्ड है तो बच्चों वो आपस में डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। बच्चों आपको पता होगा सी मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पैन नंबर लेने की जरूरत होती है, एक्सेप्ट जो सेक्शन 51 में टीडीएस काटता है उसको जरूरत नहीं होती। और ये 29(7) आपको बताया गया था। एनआरटीपी एक ऐसा आदमी होता है और एक टीडीएस जो काटता है सेक्शन 51 में, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। एक आता है सुमोटो रजिस्ट्रेशन, जब किसी के सर्वे इंक्वायरी होती है और डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने के लायबल था बट उसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो डिपार्टमेंट एक बार उसको टेम्पररी रजिस्टर कर देता है रूल 12 के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, और फिर उस आदमी को 90 डेज में या तो परमानेंट कराना होता है या उसको 90 डेज में अपील फाइल करनी होती है। अगर अपील में वो हार गया तो जिस दिन उसका अपील का डिसीजन आया उसके 30 डेज के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बच्चों ये यूआईएन होता है। आपको पता है जब हम एम्बेसी वालों को, यूनाइटेड नेशन वालों को माल बेचते हैं तो एक बार हम उन पर जीएसटी लगाते हैं, बट उनको उसका क्या चाहिए होता है? रिफंड। तो रिफंड लेने के लिए उनको यूआईएन के रूप में अप्लाई करना होता है। जिस दिन वो अप्लाई करते हैं तो 3 वर्किंग डे में उसका आ जाता है 10। जिस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है? इश्यूएंस हो जाता है और फिर उसको डीम रजिस्टर मान लिया जाता है। इसके लिए आपको रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए रूल नंबर 8 पढ़ना होता है। बच्चों एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया तो दूसरे में भी हो जाता है, एक में ना हो गया तो दूसरे में हो जाता है। बच्चों जो सीटीपी एनआरटीपी होता है इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है, जितना उन्होंने एप्लीकेशन में बताया उतने दिन और 90 डेज दोनों में से जो अर्लियर होता है उस डेट तक इफेक्टिव डेट रहता है। वो चाहे तो फर्दर उसको 90 डेज तक एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक्शन 27(2) बोलता है कि वैसे तो हम जीएसटी एक इस महीने का अगले महीने की 20 तारीख तक पे करते हैं, बट सीटीपी एनआरटीपी के साथ सोतेला व्यवहार किया गया है। बच्चों इनको एक तो यह है कि इनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, प्लस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले जितने पीरियड का उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए उस पीरियड में नेट टैक्स लायबिलिटी क्या बनती है वो उनको एस्टिमेट लगा के एडवांस में ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही उनकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, और जो भी उन्होंने एडवांस जमा कराया है वो उनके ई कैश लेजर में जमा हो जाएगा और बाद में उनकी फ्यूचर लायबिलिटी से क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा। बच्चों रजिस्ट्रेशन कराते समय आपने 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन दी थी, कोर फील्ड और एक नॉन कोर फील्ड। बच्चों कोर फील्ड वो चीजें होती है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन होती है, जैसे आपकी संस्था का नाम, आपका एड्रेस, डायरेक्टर का नेम एड्रेस। अगर उसमें कोई चेंज होता है और वो परिस्थिति है जिससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता तो आपको क्या करना होता है? चेंज होने के 15 दिन के अंदर आपको उसको क्या कराना होता है? अमेंड के लिए अप्लाई करना होता है, और आपको रूल 19 के प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लो अमेंडमेंट के लिए ना हो गई है तो आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अगर एक एक्ट में ना हो गई है तो दूसरे एक्ट में भी ना मानी जाएगी और आपको रूल 19 पढ़ना पड़ता है। बच्चों कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां है जहां पे आप अपना स्वेच्छा से क्या ले सकते हो? रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो। बच्चों अब आपको लगता है कि मैं मान लो प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, या आपने अपना बिजनेस बेच दिया, अमालगमेशन डीमर्जर हो गया, या आपको लगता है कि मेरा टर्नओवर अब उन परिस्थितियों में नहीं आ रहा जिसके कारण मैं लायबल हुआ था, तो उन केस में आपका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हो। बट कौन सा ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है जहां आपका रजिस्ट्रेशन फोर्सफुली कैंसिल होता है? फोर्सफुली याद करो, अगर आप इस एक्ट और रूल्स का क्या कर रहे हो बच्चों? वायलेशन कर रहे हो तो आपका रजिस्ट्रेशन फोर्सफुली कैंसिल हो जाता है। बच्चों आपने लगातार जो 3 महीने तक कंपोजिशन स्कीम वाले ने लगातार 3 क्वार्टर तक रिटर्न नहीं, 3 टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न नहीं भरा हो, नॉर्मल पर्सन ने जिसने वॉलंटरी नॉर्मल पर्सन ने लगातार 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरा हो, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था उसने 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया हो, बच्चों आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड वॉड करके लिया हो, ये वो परिस्थितियां होती है जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कैंसिल होता है। बच्चों आपको पता होता है कि रूल 10 ये कहता है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 45 डेज के अंदर बैंक की डिटेल देनी होती है, और आपने अगर वो बैंक डिटेल नहीं दी तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है बच्चों? कैंसिल हो सकता है। बच्चों आपको डिक्लेयर प्लेस होता है वहीं से बिजनेस करना होता है, बट आप डिक्लेयर प्लेस के बजाय अनदर प्लेस से बिजनेस कर रहे हो तो बताइए आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है।
आपने इनवॉइस इशू किए बिना गुड्स की सप्लाई कर दी, या गुड्स की सप्लाई कर दी बिना गुड्स, या इनवॉइस इशू किए बिना गुड्स की सप्लाई कर दी, या गुड्स की सप्लाई नहीं की बट इनवॉइस इशू कर दिया, तो बच्चों ये वो परिस्थितियां होती है जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कैंसिल होता है। बच्चों आजकल कैंसिलेशन से पहले सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के दौरान आप किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, उसके लिए आजकल एक नया रूल आया है 21A। और बच्चों जब मैं आपको कल इसमें पढ़ाऊंगा तो 21A का आपको पूरा प्रोविजन वापस बताएंगे, क्योंकि इस बार इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा क्या है चांस है बच्चों, है ना। तो बच्चों ये हमारा प्रोविजन क्या पूछा गया, कौन कौन से केस होते हैं जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। अभी आपको देखो मैंने आपके सामने सारे प्रोविजंस को बोला, जो मैंने आपको बोला इस तरह से आपको बच्चों याद होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। ओके चलिए, अब इनवॉइस और ई बिल पे क्वेश्चन आए, इनवॉइस और ई वे बिल पे क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। यश एंड कंपनी एक मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है प्लास्टिक गुड्स का। उसने महाराष्ट्र में क्या करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उसने गुड्स बेचे पंजाब में, 43,000 की वैल्यू है, इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, और ये कंसाइनमेंट भेजना चाहता है पंजाब में। बच्चों आपको पता है अगर ई वे बिल का इशू होता है, अगर इनवॉइस की वैल्यू जिसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू शामिल नहीं होगी बट टैक्सेबल वैल्यू प्लस पे जो जीएसटी होता है वो मिलाकर अगर 50,000 से क्या होता है बच्चों ज्यादा होता है, तो आपको ई वे बिल क्या करना होता है, इशू करना होता है। और दो ऐसे केस होते हैं जहां पे 50,000 से कम वैल्यू होगी तो भी आपको ई वे बिल इशू करना होता है। वो दो केस क्या है, जब आप गुड्स भेजते हो जॉब वर्कर को, और एक कौन सा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स को। अगर इंटरस्टेट भेजते हो तो बताइए उस केस के अंदर आपको 50,000 से कम की वैल्यू है तब भी आपको ई वे बिल इशू करना होता है। तो बताइए इस केस के अंदर अगर आप 43,000 के अंदर 18% क्या करेंगे, जो जीएसटी जोड़ेंगे तो 50,740 होता है। तो बताइए बच्चों इस आदमी को ई वे बिल जनरेट करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। अब इसका आंसर देख सकते हैं, ई वे बिल करना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तो बच्चों अभी तक हमने इन थ्योरेटिकल चैप्टर के टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी अपन पहले सीए के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सीए इंटर के, और फिर आज अपन सीएमए इंटर के भी पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग, बच्चों ये पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग द ई वे बिल अंडर द सीजीएसटी रूल, कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट। बताओ बच्चों कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है, जब अलग अलग लोग ट्रांसपोर्टर के थ्रू, एक ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू अलग अलग प्रकार का क्या कर रहे हैं, अलग अलग पार्टियों को माल भेज रहे हैं। बताओ हर आदमी जो भी माल भेजेगा वो इनवॉइस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग ई वे बिल जनरेट करेगा। अब ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे ई वे बिल कैरी करने पड़ेंगे बच्चों। तो वो क्या करता है, जितने भी ई वे बिल होते हैं उनका ई वे बिल नंबर यूज करते हुए एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना देता है, ताकि जब रास्ते में वो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर जब उसको ट्रक को रोकता है तो बच्चों वो अलग अलग ई वे बिल दिखाने की जगह एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल आपको दिखा देता है। तो बच्चों आपको ध्यान है, तो ये पूछ रहा है बताओ कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या होता है। तो एक बार आप जरूर पढ़िए इसको। कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ मल्टीपल ई वे बिल। जब अलग अलग सप्लायर अलग अलग रिसिपेंट को अलग अलग माल भेजते हैं तो वो मल्टीपल ई वे बिल जनरेट करते हैं। तो बताओ उनकी अलग अलग वैलिडिटी होती है। तो उस केस के अंदर ये यहां पे बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है, कंसोलिडेटेड ई वे बिल इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ मल्टीपल ई वे बिल्स, है ना, इन रेस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल कंसाइनमेंट ऑफ वेरियस कंसाइनर एंड कंसाइनी बीइंग ट्रांसपोर्ट इन सिंगल व्हीकल कन्वेंस जनरेटेड बाय कौन, ट्रांसपोर्टर टू कैरी ए सिंगल डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ कैरिंग सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर ईच कंसाइनमेंट इन द कन्वेंस। बच्चों ठीक है, तो सीधा यहां पे क्या पूछा गया, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखिए बच्चों जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा बताओ एक्सेप्शन और रिजेक्शन क्या होता है। बच्चों जिस भी पार्टी ने ई वे बिल जनरेट किया है, जिस भी पार्टी ने क्या किया है, ई वे बिल जनरेट किया है, तो वो एक समय सीमा होती है, उसको जनरेट करने के इतने समय के अंदर उसको क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और जो सामने वाला होता है, वो जो ट्रांसपोर्टर और जो रिसिपेंट होता है, वो उसको एक पीरियड के अंदर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो समय सीमा के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है तो उसको डीम अप्रूव मान लिया जाता है। तो देखो बच्चों ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डिटेल ऑफ
e-way bill generated shall be made available to supplier where the information part A of e-way bill is furnished by the recipient or transporter। तो अगर ई-वे बिल आपको पता है कोई बना सकता है, ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, रिसिपेंट भी बना सकता है, तो बताइए अगर जनरेशन किसने किया है, अगर ये रिसिपेंट या ट्रांसपोर्टर ने किया है तो बताइए द डिटेल ऑफ ई-वे बिल जनरेटेड शैल बी मेड अवेलेबल टू सप्लायर को भेज दी जाएगी, है ना। रिसिपेंट अगर मान लो ये किसने सप्लायर या ट्रांसपोर्टर ने बनाया है तो रिसिपेंट को भेज दी जाएगी। मतलब जो बनाता है ना तो उसकी डिटेल अगली पार्टी को चली जाती है। तो सप्लायर ने बनाया तो इन्फॉर्मेशन रिसिपेंट ट्रांसपोर्टर को चली जाएगी, रिसिपेंट ने बनाया तो ट्रांसपोर्टर सप्लायर को चली जाएगी, है ना। हु शैल, और उसके बाद वो जो सामने वाला है वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा। कितने घंटे के अंदर देगा बच्चों? जनरेट होने के 72 आवर्स में। अगर वो 72 आवर्स में उसको अपनी अप्रूवल नहीं देता है तो बच्चों उसको डीम अप्रूव मान लिया जाएगा, डीम अप्रूव। तो देखो बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कंसोलिडेटेड ई-वे पे क्वेश्चन पूछे गए और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे क्या पूछे गए? ई-वे पूछे गए। बताओ अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन वेयर टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। बताओ ऐसा कौन सा केस है जहां आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है? बच्चों अगर एक केस तो हो गया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, दूसरा केस क्या हो गया अगर आप रजिस्टर्ड हो और आप क्या कर रहे हो? एग्जेम्प्टेड गुड्स बेच रहे हो, तो उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होती, बिल ऑफ सप्लाई होती है। या आप रजिस्टर्ड हो और आप कंपोजिशन स्कीम में चले गए हो तो बच्चों आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने की जरूरत है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है बच्चों आप लोगों को सबको? ये बच्चों लिखना जरूर समझ में आ गया। और आपको पता है पेपर क्या आएगा? तनीषा, माधव, साहिल, ध्रुव, क्लियर आपको? ये सौरभ, क्लियर है? ये बच्चों सेक्शन लिखना, सौरभ पूछ रहा है कि सर सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या? सौरभ सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं होता कि, लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है, तो आपको इसलिए उस केस में आपको लिखना पड़ता है। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चन? और किसी के कोई क्वेश्चन? दिव्या, राहुल, तुम्हारे कोई क्वेश्चन? मोहम्मद? हाँ जी, पेपर ऑफलाइन होगा। शिवम पेपर ऑफलाइन होगा इस बार, तो आपको अब लिखना आना चाहिए प्रोविजन। ठीक है, अब बच्चों अपन ने ओल्ड स्कीम के सारे पेपर डिस्कस कर लिए। आइए बच्चों एक दो क्वेश्चन और बच गए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आइए आप, तो आपको बता दिया कि कौन कौन से केस के अंदर बच्चों और बच्चों उसने इस क्वेश्चन के अंदर इसने उनका तो रेफरेंस दे ही दिया कि इसने और भी बातें लिख दी। अगर आप सप्लाई जॉब वर्कर को कर रहे हो तो क्योंकि वो सप्लाई नहीं होती तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सप्लाई के समय पता नहीं है कि वो सप्लाई है नहीं है तो भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, उसने रूल 55 के अंदर भी जो कंडीशन थी वो भी मेंशन कर दी। तो जो मैंने बताया वो भी है और ये भी एक रीजन होता है जहां पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। अब आइए बच्चों जीएसटी रिटर्न। देखो बच्चों जीएसटी रिटर्न में इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। देखो आप देखिए क्वेश्चन पढ़ो क्या है। आंसर द फॉलोइंग, उसके बाद बच्चों बस अब जीएसटी रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद नई स्कीम के पेपर आ गए। नई स्कीम ये अभी सीए के अंदर लेटेस्ट मई 22 का पेपर आया था, मई 22 का लेटेस्ट पेपर। तो आइए बच्चों, आंसर द फॉलोइंग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केस with the reference to the provision of filing of various returns under CGST Act and the rules made thereunder. While preparing the annual return for financial 1920 in the month of September 20, Mr. Rahul realized that कि GST 3B मार्च 20 के अंदर उससे कोई एनालिसिस हो गया था। उसने टर्नओवर 10,51,000 की जगह 15,10,000 दिखा दिया। ये साफ साफ मिस्टेक है। क्या वो जानना चाहता है क्या यह मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकती है और स्टेट योर व्यू ऑन द सेम विद द रीजन। बताओ क्या ये मिस्टेक रेक्टिफाई हो सकती है? बच्चों आपको याद होगा अगर हमारे किसी भी प्रकार में रिटर्न में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? आप उस रिटर्न को तो रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि जीएसटी में रिटर्न रिवाइज नहीं होता, बट आप उसको जो अगला मंथ होता है उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम कब तक कर सकते हैं? जो आपका जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? ये फाइनेंशियल ईयर था 1920
इस फाइनेंशियल ईयर का एंड होने के बाद जो सितंबर आएगा 30 सितंबर 20, इसका रिटर्न कब भर सकते हो आप जीएसटीआर 3? सर जी 20 अक्टूबर 20 को हम भरते हैं, 20 अक्टूबर 20 को भरते हैं। इस तारीख तक आप इस साल में अगर कोई भी मिस्टेक हो गई वो रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर इस तारीख से पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया तो दोनों में से जो अर्लियर होगा ना, वहां तक ही आप उस ओमिशन को और मिस्टेक को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। उसके बाद इस डेट के बाद आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। ओके बच्चों, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा उसके जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट होगी वहां तक, अगर उस डेट से पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न भर दिया तो विच एवरेज अर्लियर तक हम रिटर्न को क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, विवेक जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उसने एनुअल रिटर्न भरना भूल गया। वो एनुअल रिटर्न भरना, आपको पता है एनुअल रिटर्न भरने की डेट क्या होती है? 31 दिसंबर ऑफ द आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अब वो जानना चाहता है कि कितना उस पर पेनल प्रोविजन लगेगा, कितना उस पर पेनल प्रोविजन लगेगा। तो आपको पता है अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं भरते हो तो क्या होता है उस केस के अंदर, सेक्शन 47 क्या बताता है, 100 रुपए पर डे की लगेगी जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है। और जो भी आपका टर्नओवर था उसका 0.25%, दोनों में से जो लोअर है उतने रुपए की आप पे क्या लगेगी बच्चों, पेनल्टी लगेगी। तो जितना आपने डिफॉल्ट किया उसका 100 रुपए पर डे जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, और जो आपका टर्नओवर होता है उसका कितना बच्चों, 0.25%, इतने रुपए की आपको क्या लगेगी, पेनल्टी। तो 1.5 करोड़ का 0.25 लगाएंगे तो बच्चों 37,500 आएगा। तो इतने रुपए तक इन दोनों में से जो लोअर होगा बताओ उतने रुपए की आप पे क्या लगेगी, पेनल्टी। आइए बच्चों, रिसेंट पेपर, आपको पता है सीए का पेपर अभी नवंबर 22 का तो अब होगा, और जो मई 22 का पेपर आया रिसेंट पेपर, न्यू स्कीम रिसेंट पेपर, बच्चों ये क्वेश्चन पूछे गए 1 2 3, ठीक है। और इनफैक्ट 3 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए और एक ये चौथा क्वेश्चन पूछा गया है ना, 5वां क्वेश्चन पूछा गया। मतलब 5 क्वेश्चन बच्चों May 22 के पेपर में इन थ्योरेटिकल चैप्टर से पूछे गए। आइए बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। एक कोलकाता की कंपनी है जो ट्रांसमीटर्स में डील करती है। 20 मई 21 को इसने 500 यूनिट्स को भेजा एग्जीबिशन ऑन सेल। बच्चों दिस इज नॉट फॉर सेल, ये सेल नहीं है बच्चों, ये सेल नहीं है। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल, आपको याद है जब हम अप्रूवल पे माल बेचते हैं तो एक बार रूल 55 बोलता है आपको चालान इशू करके मतलब माल रवाना कर देना चाहिए, अभी टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस दिन गुड्स रिमूव हुए थे उसके 6 महीने के अंदर सप्लाई कंफर्म हो जानी चाहिए। अगर 6 महीने में सप्लाई कंफर्म नहीं हुई तो बच्चों जिस दिन 6 महीने खत्म होगा उसका जो अगला दिन होगा उसको डीम सप्लाई मानते हैं। तो देखो बच्चों यहां पे 500 ट्रांसमीटर भेजे गए थे एग्जीबिशन के लिए। ओके, सेल्स ऑन रिटर्न, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, आउट ऑफ द 500 यूनिट्स 300 यूनिट बच्चों 28 जुलाई 21 को बिक गई। तो एक बार आप 20 मई 21 से 6 महीने काउंट कर लेना बच्चों, 6 महीने काउंट कर लेना। तो 6 महीने यहां पे काउंट कर लेना बच्चों आप, ठीक है। तो जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर, 20 अक्टूबर और 20 नवंबर। क्या ये सप्लाई 20 नवंबर से पहले कंफर्म हो गई क्या? हाँ जी सर हो गई। तो बताओ 500 यूनिट में से जो 300 यूनिट है इसकी इनवॉइस तो 28 जुलाई या उससे पहले कट जानी चाहिए। तो उसकी इनवॉइस तो देखो लिखा है ना कि इसकी इनवॉइस तो 28 जुलाई या उससे पहले कट जानी चाहिए। बच्चों पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रोविजन लिखना पड़ेगा, प्रोविजन। देखो आप आराम से प्रोविजन पढ़ो। Where goods being sent for sale on return removal basis before the supply take place, the tax invoice shall be issued before or at a time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. उसके बाद अब 500 में से जो 300 यूनिट है बताओ 6 महीने से पहले सप्लाई कंफर्म हो गई है, तो 28 जुलाई को सप्लाई कंफर्म हो गई थी, तो इसकी इनवॉइस तो आपको पहले इशू करनी पड़ेगी। ओके, अब क्या बोल रहा है? आउट ऑफ 200 यूनिट जो बच गई 150 यूनिट वो 25/11/21 को वापस आई है, एंड बैलेंस 50 यूनिट हैव नाइदर बीन सोल्ड और नॉट ब्रॉट बैक। एक्सप्लेन द प्रोविजन सीजीएसटी लॉ ऑफ द एग्जैक्ट डेट ऑन द टैक्स इनवॉइस, यहां पे बताना पड़ेगा। तो बच्चों इस केस के अंदर देखो जो भी इनवॉइस आनी चाहिए थी वो एक बार यहां तक आ जानी चाहिए थी। कब तक आ जानी चाहिए? 200 की 200 बच्चों वो 20/11/21 तक आ जानी चाहिए थी, 20/11/21 तक। अब क्योंकि ये 20/11/21 को नहीं आई है, इसमें 150 तो कब आई है? 25/11 को आई है, और 50 तो आई नहीं। तो बच्चों ये 200 यूनिट
20/11/21 को बताओ डीम सप्लाई मान लेंगे और आपको 20/11/21 को इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी, तो बताइए एग्जैक्ट डेट बताओ जब आपको इनवॉइस इशू करनी पड़ेगी। जो 20/11/21 को हमारे 6 महीने खत्म हो रहे हैं, तो आपको बताइए जैसे 20 मई 21 हो रहा है तो हमारे 6 महीने कब खत्म हो रही है बच्चों, 19/11/21 को खत्म हो रहे हैं, तो अपन को 20/11/21 तक हमारी क्या हो जानी चाहिए, इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब क्वेश्चन आया, वन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइस। बच्चों नहीं नहीं नहीं, ये गलत है बच्चों। बच्चों अगर मल्टीपल इनवॉइस होती है, मल्टीपल इनवॉइस होती है, तो आपको ईच इनवॉइस के लिए ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, ईच इनवॉइस के लिए ई-वे बिल बनाना पड़ेगा, और फिर ट्रांसपोर्टर ईच ई-वे बिल का कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बनाएगा। सिस्टम ये होता है बच्चों। तो बताओ हर इनवॉइस के लिए ई-वे बिल बनना क्या होता है, सेपरेट सेपरेट जरूरी होता है, और ट्रांसपोर्टर ये सारे जो ई-वे बिल होते हैं ना, इनका कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना सकता है। तो बताइए वन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइस, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बच्चों स्टेटमेंट इस क्या है, इनवैलिड है। स्टेटमेंट क्या है, इनवैलिड है। तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल इनवॉइस कैन नॉट बी क्लब टू द जनरेट वन ई-वे बिल। मतलब एक इनवॉइस के लिए, हजारों इनवॉइस के लिए एक ई-वे बिल नहीं बनेगा, ईच इनवॉइस के लिए ई-वे बिल बनता है। इफ मल्टीपल इनवॉइस आर इश्यू बाय द सप्लायर टू रिसिपिएंट फॉर मूवमेंट ऑफ सच गुड्स, मल्टीपल ई-वे बिल हैव टू बी जनरेटेड। ओके जी, thus for each invoice one e-way bill has to be generated irrespective of the fact whether same or different consignor। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेम ही कंसाइनर कंसाइनी को माल जा रहा है, ईच इनवॉइस का कॉरस्पॉन्डिंग ई-वे बिल होना जरूरी है ना। हाउएवर आफ्टर जनरेटिंग ऑल दीज ई-वे बिल, सारे ई-वे बिल बनने के बाद वन कंसिडर्ड ई-वे बिल कैन बी प्रिपेयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज, ट्रांसपोर्टेशन पर्पज इफ द गुड्स आर गोइंग टू इन। और वो भी कब, जब एक ही व्हीकल में हजारों लोगों के माल जा रहे हैं, हजारों ई-वे बिल है, उस केस का बच्चों कंसोलिडेटेड ई-वे बिल हो सकता है। आई होप बच्चों दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट लाके लिख सकते हैं बच्चों। पूछिए, किसको कुछ पूछना है। वरुण क्वेश्चन वापस देखने के लिए बोल रहा है। बच्चों एक बात तो उसको सेल मान लेंगे। फिर मोहम्मद पूछ रहा है कि सर इसका क्रेडिट नोट इश्यू हो सकता है। यस, अगर आपने गलती से गलत इनवॉइस इश्यू कर दी, वास्तव में सप्लाई हुई नहीं, तो आप बाद में उसका क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हो, बट एक बार तो क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस आपको देनी ही पड़ेगी। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। हाँ मोहम्मद, क्रेडिट नोट इश्यू हो सकता है। और कुछ, सिद्धि सेक्शंस लिखना कंपलसरी, मैंने आपको बोला सेक्शंस लिखना कंपलसरी नहीं होता, बट आप लोगों को मैंने सेक्शन वाइज पढ़ाया हुआ है, तो कोशिश करें कि आप सेक्शन वाइज लिखें, तो वो आपके लिए बेटर ही रहेगा, बट वैसे कंपलसरी नहीं होता। और कोई, अब बल्क ई-वे बिल नहीं हो, बल्क ई-वे बिल नहीं होता बच्चों। बल्क ई-वे बिल तो क्या होता है कि जैसे मान लो एक ही सप्लायर को 10,000 रेसिपिएंट को माल भेजना है, तो उस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, एक ई-वे बिल बनाने के अंदर अपन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है। तो जैसे अपन मान लो एक ई-वे बिल बनाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन भरनी होती है, तो आप एक ई-वे बिल बना लो। फिर बल्क ई-वे बिल की एक फैसिलिटी होती है कि आप वहीं उसी लाइन को कॉपी करो, नीचे पेश कर दो, तो आप बहुत सारे बना लोगे, लेकिन बनाने तो अलग नहीं पड़ेंगे। जैसे अपन एक्सेल के अंदर होता है ना, जैसे सारे स्टूडेंट का डेटा कॉमन है, केवल नाम और टेलीफोन अलग है, और बाकी का डेटा कॉमन है, तो मैं अलग अलग बार बार टाइप करूंगा। उसकी बजाय मैं क्या करूंगा, एक ही स्टूडेंट का जो डेटा भरा, मैं उसके नंबर ऑफ क्या कर सकता हूं, नंबर ऑफ लाइन बना सकता हूं, उससे मेरा समय बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। और खुशहाल, और कुछ, बल्क ई-वे बिल अलग चीज होती है, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल अलग होती है। और आपने देखा, नोटिस किया, कंसोलिडेटेड बिल पे काफी क्वेश्चन पूछे गए। कंसोलिडेटेड ई-वे बिल क्लियर है ना, कब होता है। और किसी को, खुशहाल, ऋतु, और कोई क्वेश्चन, वंशिका। चलो चलिए, तो बच्चों मई 22 के अंदर एक क्वेश्चन ये आया आपका, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आया बच्चों। रिटर्न वाले चैप्टर से क्या आया, रिटर्न वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया मई 22 में।
all taxpayer are required to GSTR1 only after the end of the current tax period. Comment on the validity of the above statement with reference to GST law. बच्चों एक चीज बताओ, जैसे अप्रैल 21 मंथ है, तो 1 अप्रैल को मंथ स्टार्ट होता है और मंथ एंड कब होता है? 30 अप्रैल 21 को एंड होता है, और आपको पता है वो एंड होने के बाद अपन 10 मई तक GSTR1 भरते हैं। तो क्या कोई टैक्स पीरियड एंड होने से पहले ही क्या आप GSTR1 भर सकते हो? क्या टैक्स पीरियड एंड होने से पहले ही क्या आप GSTR1 भर सकते हो? बच्चों आंसर है नो। पहले टैक्स पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ही हम इस पीरियड के अंदर ही क्या भर सकते हैं? GSTR1 भर सकते हैं। लेकिन बच्चों इसके 2 एक्सेप्शन है, और बच्चों ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया आपसे एग्जाम में। ये फाइनल में भी पूछा गया, सीए फाइनल में भी काफी बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। तो क्या लिखा हुआ है? पार्टली वैलिड है, पार्शियल वैलिड है। एक टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल GSTR1 बिफोर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। पहले पीरियड खत्म होगा, उसके बाद ही होगा। लेकिन बच्चों अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जैसे होता है, सपोज करो बच्चों आपको पता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की जो लाइफ ऑफ वैलिडिटी होती है वो 90 दिन तक ही होती है। तो सपोज करो उसकी वैलिडिटी 7 अप्रैल को खत्म हो गई, तो बच्चों उसको वेट करने की जरूरत नहीं है 10 मई तक। तो उस केस के अंदर जब उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया, तो बताइए फिर वो उसी महीने भर सकता है। अदरवाइज अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ तो आप टैक्स पीरियड के दौरान GSTR1 नहीं भर सकते हो। ओके, तो बताओ CTP जिसका बिजनेस बंद हो चुका है, या आपका नॉर्मल टैक्स पेयर जिसने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है, या उसका रजिस्ट्रेशन मान लो 29(1) और 2 के अंदर बीच में ही कैंसिल हो गया है, तो नो नीड टू वेट, आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। आप अभी अपना क्या कर सकते हो? रिटर्न भर सकते हो। ओके ओके बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन आया पेमेंट ऑफ GST। पेमेंट ऑफ GST से क्या आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27। देखो बच्चों सारे क्वेश्चन मई 22 के पेपर है। मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड सप्लायर है उत्तर प्रदेश में, डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ही अप्रोच यू टू अंडरस्टैंड द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ITC विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, स्टेट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC एंड GST लॉ। तो बच्चों इसके अंदर आपको पूरा बताना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों IGST से एडजस्ट होती है, आपको पता है। सबसे पहले IGST से माइनस होती है। अगर IGST बच जाती है तो CGST माइनस नहीं होंगे, SGST माइनस नहीं होंगे। पहले इनपुट IGST को आपको खत्म करना पड़ेगा, चाहे वो CGST से करो या SGST से करो, किसी भी मैनर में करो, किसी भी रेशियो में करो या पूरा कर लो, बट जब तक इनपुट IGST नील नहीं होगी CGST SGST एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रोपोर्शनेट में कर लो। और फिर एक बार जब वो पूरी यूज हो गई उसके बाद CGST होगा, वो CGST से एडजस्ट हो सकता है और IGST से हो सकता है, और SGST वो SGST हो सकता है, IGST हो सकता है। बट ध्यान रखना CGST और SGST और UTGST है ना, इनसे तो हो सकते हैं बट CGST से नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तो बच्चों सेक्शन 49 यहां पे 5 आपसे पूछा गया है, और सेक्शन 49A और 49B ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा किस मैनर में वो यूटिलाइज होता है। चले बच्चों, ओके सर जी, चलो। अब आया बच्चों रजिस्ट्रेशन चैप्टर से मई 22 में। देखो बच्चों हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई से भी ऐसे 5 केस बता दो जहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कैंसिल। बच्चों अभी अपन ने सिमिलर क्वेश्चन पढ़ा था कि कौन कौन सी परिस्थितियों में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसी क्वेश्चन में से पूछा गया है कि कोई से भी 5 केस बता दो कि जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल। वही डिक्लेयर प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहा, बिना इनवॉइस के माल बेच रहा है ना, बैंक डिटेल नहीं फर्निश करी, ITC ले ली बिना लॉ का वॉल्यूशन करते हुए। ये ऐसी चीजें होती है बच्चों। और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था, आपको पता है ना, जितना आपने GSTR1 में सेल दिखाई वो आपकी GSTR3 की सेल में कम है, मतलब GSTR3 की सेल कम है GSTR1 से। तो बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। ठीक है, आप लॉ का वॉल्यूशन कर रहे हो, आप कंपोजिशन वाला लगातार 3 क्वार्टर रिटर्न नहीं भर रहा है, नॉर्मल आदमी 6 महीने तक नहीं भर रहा, तो बताओ ये वो परिस्थिति है जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल। हालांकि इसने पूछा 5 था, बट आपने बहुत सारे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया, आपकी कोई भी चॉइस आप बता सकते हो। ओके सर। अब बच्चों CA का पेपर आया जनवरी 21 का ये पेपर आया। आइए बच्चों जनवरी 21 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 जनवरी 21। क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। मई 22 के पेपर में फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कोई डाउट है तो पूछिए। मई 22 के पेपर में
बच्चों जॉब वर्कर को गुड्स बेचते हैं तो इंटर स्टेट होगा तभी होगा, और सिद्धि इंटर स्टेट होगा तभी होगा, इंट्रा में नहीं होगा। और कोई? और कोई? अरे स्पीड ठीक है ना, या स्लो करूं? एंटी प्रॉफिटिंग बच्चों तुम्हारे इंटर में नहीं है, फाइनल में आता है सेक्शन 173, तुम्हारे नहीं है, इसलिए उस क्विज को केवल एक रट लो अभी। स्पीड स्लो करूं या ठीक है? स्पीड स्लो करूं या ठीक है? ठीक है बच्चों, अपन ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 तक यहां पे डिस्कस कर लिए। तो एक बार अपन सीए के पेपर, सीएमए के पेपर भी सॉल्व करते हैं। तो मैं 2-3 पेपर सीएमए के ले रहा हूं आपसे। तो आइए बच्चों सीएमए के पेपर एक बार अपन सॉल्व करते हैं। टोटल अभी बता देते हैं कितने क्वेश्चन है टोटल, अपन ने कहां तक डिस्कस कर लिए, एक बार टोटल कितने क्वेश्चन है ये। चलो बच्चों एक बार पहले इसी का कर लेते हैं, ताकि फिर एक बार हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमने सीए के आज तक इंटर के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन आए हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स के क्वेश्चन। आइए पहले इसी को कर लेते हैं। आ जाइए आप पढ़िए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। एबीसी एक सिनेमा हॉल है, रजिस्टर पर्सन है, और वो आपको मूवी देखने जाते हो तो आपको कंसोलिडेटेड इनवॉइस वो डे एंड पे करता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। बच्चों देखो, आपको पता है कि अगर 200 रुपए तक की अगर वैल्यू होती है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड होता है तो आपको ईच इनवॉइस पे, ईच ट्रांजैक्शन पे इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती। आप जब डे एंड होता है ना, उस टाइम आपको क्या करनी है, जितने भी आपने पूरे दिन में इनवॉइस इशू किया अनरजिस्टर्ड को, उसके कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना दो। लेकिन बच्चों ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो सिनेमा हॉल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि सिनेमा हॉल वाला जो है वो जो आपको ई टिकट देता है उसी को हम टैक्स इनवॉइस मान लेते हैं। तो इस केस के लिए जो सिनेमा हॉल आपको कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर रहा है ना पूरे डे एंड में, मतलब जैसे पूरे लोग मूवी देख गए फिर शाम होती तो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना देता है, वो जरूरत नहीं है। उसने जो तुमको ई टिकट दी थी उसी को क्या मान लिया जाएगा बच्चों, ई इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो एक बार आंसर देख लीजिए बच्चों। तो बताओ वो क्या कर रहा था, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर रहा था। ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया और बोला कि आपको सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत है, ईच के लिए सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत है। तो आपको प्रोसीजर बताना कि भाई सिनेमा के हॉल के केस में क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। द प्रोसीजर फॉलोड बाय एबीसी सिनेमा, ए रजिस्टर्ड पर्सन इंगेज इन द मेकिंग टैक्स सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा ऑडियो फिल्म्स इन मल्टीपल स्क्रीन इज एज अंडर। द ऑप्शन इज टू इशू कंसिडर्ड टैक्स इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल टू ए सप्लायर इंगेज इन द मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ फिल्म। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना, केवल इसका एक ही एक्सेप्शन है, सिनेमा हॉल वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं है कि आप डे एंड पे कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर दो, आपके लिए ऑप्शन नहीं है। Thus, ABC Cinema cannot issue consolidated invoice for supply made by it at the close of each year. ABC Cinema is required to issue electronic ticket. उनको इलेक्ट्रॉनिक टिकट ही देनी है, और जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट होगी उसी को बच्चों डीम इनवॉइस मान ली जाएगी, डीम इनवॉइस। और इवन इस टिकट में अगर नाम रिसिपेंट का नाम वगैरह कुछ नहीं हो, कुछ अदर प्लस का इंफॉर्मेशन नहीं हो, तब भी बच्चों इसको वैलिड टिकट मान ली जाएगी। तो बताओ इनकी जो ई टिकट होती है उसी को टैक्स इनवॉइस मान ली जाएगी। सेपरेट टैक्स इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करने की कोई जरूरत है। आओ बच्चों, अब आइए बच्चों, अग्नि लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है और वो रोड ट्रांसपोर्ट 2 सिटीज के बीच बीच में, जिसकी डिस्टेंस 368 किलोमीटर होती है, और वो आपको ई वे बिल बनाना चाहता है। आपको वैलिडिटी बतानी है बच्चों, वैलिडिटी बतानी है, और इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो और अदरवाइज, है ना। फर्दर अगर वो ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा
तो भी आपको बतानी है बच्चों। आपको याद होगा अगर नॉर्मल कार्गो है और एक भी लेग वेसल नहीं है, नॉर्मल कार्गो है और एक भी लेग वेसल नहीं है, तो बताओ उस केस के अंदर पर डे कितनी दूरी करनी होती है बच्चों? 200 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में 368 हुआ, यहां पे 368 किलोमीटर की दूरी थी, उसको डिवाइड करो बच्चों किससे? 200 से करो, 200 से। बच्चों अमेंडमेंट आ गया, ये पुराना आ रहा है यहां पे, है ना। अब यहां पे 200 हो चुका है, तो अगर आप 200 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो बताइए 2 मिलेंगे 2 डेज के अंदर। और अमेंडमेंट से पहले बच्चों 100 किलोमीटर होता था, तो बताओ 4 दिन होते थे, 4 दिन। और बताओ अगर ये ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है तो बताइए 368 को डिवाइड करोगे किससे? आप 20 से डिवाइड करोगे, 20 से। तो बच्चों 18 डेज तो कंप्लीट होगा, एक पार्ट ऑफ दिन आ गया, और पार्ट ए 2 को भी अपन फुल मानते हैं, तो बताओ 90 डेज के अंदर सफर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये 100 की जगह बच्चों कितना आएगा? 200 किलोमीटर आएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कब का है? जनवरी 21 का है बच्चों, जनवरी 21 का है। उस टाइम पहले ये 100 ही होता था, ठीक है। अब 200 हो चुका है। तो बच्चों क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो बच्चों जनवरी 21 का पहला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, 3029, 30 भी क्लियर है, ठीक है। देखो ये भी बच्चों किससे आया? इनवॉइस चैप्टर से आया। ई वे बिल भी हम इनवॉइस चैप्टर में ही पढ़ते हैं, वहां से क्वेश्चन आया। अब जीएसटी रिटर्न से क्वेश्चन आया, जीएसटी रिटर्न से। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 31। द एग्रीगेट टर्नओवर पृथ्वी रजिस्टर पर्सन 17-18 में, 18-19 में उसका 140 लाख और 1.70 लाख। ही नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 अंडर द दिस एक्ट बिफोर द ड्यू डेट। डिस्कस द पैनल प्रोविजन इफ एनी फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट। बच्चों आपको पता है पैनल प्रोविजन क्या होते हैं? एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते 100 रुपए पर डे और 0.25%, दोनों में से जो लोअर होता है वो आपका लगता है यहां पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतने रुपए की क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। अब आइए बच्चों रजिस्ट्रेशन। बच्चों देखो सब पोर्शन जनवरी 21 में थ्योरेटिकल चैप्टर भी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। बताओ बच्चों क्या पूछा है? अंडर द प्रोविजन 29(1) बताओ कौन कौन से केस है जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रीड विद 21A related to suspension of registration if the registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner of the suspension of registration? मैंने आपको बोला ना बच्चों रूल 21A इंपॉर्टेंट है, नया रूल आया बच्चों जब आप रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले डिपार्टमेंट डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर देता, पहले वो आपके रजिस्ट्रेशन को क्या करता है? सस्पेंड करता है, ठीक है। सस्पेंशन के लिए वो डाल देता है। और सस्पेंड पीरियड के अंदर बच्चों आप क्या क्या एक्टिविटी नहीं कर सकते? मैंने बताया था इस पीरियड में आप किसी भी प्रकार की आप शैल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। इस पीरियड के अंदर आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, सेक्शन में किसी को किसी भी प्रकार की इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, और आप इस पीरियड में किसी भी प्रकार की आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना सस्पेंशन पीरियड के अंदर हम क्या क्या नहीं कर सकते बच्चों? हम ना तो कोई सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई कर सकते, ना हम कोई टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते, और ना इस पीरियड के अंदर हम कोई आईटीसी ले सकते हैं। और सस्पेंशन पीरियड कब तक रहता है आप देख लो। Where registered person has applied for cancellation, the registration shall be deemed to be having suspend date of submission of application। जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी वो, और डेट फ्रॉम विद द कैंसिलेशन इज sought, और आपको किस तारीख से रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन चाहिए। जैसे मान लो आपने 1 जुलाई 21 को एप्लीकेशन लगाई थी, बट आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब से चाहते हैं? 15 जुलाई 21 से रजिस्ट्रेशन कैंसिल चाहते हैं। दोनों में से जो लेटर है ना, दोनों में से जो क्या है बच्चों? लेटर है ना, तो उस डेट तक, उस डेट से काउंट होगा। तो वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम्ड टू बी सस्पेंड फ्रॉम डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, और जिस तारीख से आपको चाहिए दोनों में से जो लेटर है वहां से तो स्टार्ट होगा, और जब तक आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं होता, जब तक आपका कैंसिलेशन का ऑर्डर पास नहीं हो जाता बच्चों, इस पीरियड तक आपका सस्पेंशन रहेगा। तो बताइए सस्पेंशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा? जिस दिन आपने सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिस दिन आपने सस्पेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी
और जिस डेट से आपको क्या चाहिए, जिस दिन आपने कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और जिस डेट से आपको क्या चाहिए, कैंसिलेशन चाहिए, जिस डेट से आपको क्या चाहिए, कैंसिलेशन, दोनों में से जो लेटर है, और जब तक कैंसिलेशन ऑर्डर पास नहीं हो जाता तो बताइए इस पीरियड तक सस्पेंशन रहेगा और सस्पेंशन पीरियड में आप ये वाली एक्टिविटी नहीं कर सकते। बच्चों रूल 21A में देखा आपने, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ढंग से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो आप लोग फिर क्या पूछा, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन और रजिस्टर। बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, सेक्शन 29(2) और साथ में रूल नंबर कौन सा, 21। बताओ कौन कौन सी परिस्थितियां है जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। डिक्लेयर प्लेस से बिजनेस नहीं कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो बिना इनवॉइस के, कंपोजिशन वाला 3 क्वार्टर टैक्स पे 3 लगातार टैक्स पे रिटर्न नहीं भर रहा है, नॉर्मल आदमी 6 महीने तक नहीं भर रहा है, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था 6 महीने तक व्यापार स्टार्ट नहीं किया, एक्ट और रूल्स का वायलेशन कर रहे हो, बैंक डिटेल आपने 45 दिन के अंदर रूल 10A में सबमिट नहीं की, आपके जीएसटीआर 1 में जो आप आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हो, जीएसटीआर 3 की आउटवर्ड सप्लाई कम है, जीएसटीआर 1 में ज्यादा थी, आपने है ना आईटीसी रॉन्गली क्लेम कर ली, एंटी प्रॉफिटिंग का वायलेशन किया है, वो सर्कमस्टांसेस है बच्चों जहां आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों यहां तक की बात मेरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आ रहा है बच्चों नवंबर 20 पेपर, नवंबर 20 पेपर, ठीक है। तो बच्चों देखिए अभी तक जब से पेपर आए तब तक के सारे क्वेश्चन हमने थ्योरेटिकल डिस्कस कर लिए, 33 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी तो केवल ये डिस्कस किए, इसके बाद हम सीएमए के भी करेंगे और जो सीए और सीएमए के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो भी करेंगे। और अगर आप कहोगे तो आपके जो सीए फाइनल के भी इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं। जब बच्चा सब पढ़ा है तो क्या क्या दिक्कत है, कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो आप कंपोजिशन की आराम से क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। और बच्चों कभी भी इस लेंथ के क्वेश्चन आए ना तो घबराए मत करो कि क्या आ गया क्या आ गया, आराम से धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आएगा, सब पढ़ा है अपन लोगों ने। बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड, बच्चों यहां तक कोई क्वेश्चन आप, ये बच्चों एक नोटिफिकेशन आया रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, बता दूंगा एक नोटिफिकेशन है वहां बता देंगे। और हाँ नोटिस भी देंगे, सिद्धि नोटिस भी देते हैं। और कुछ अभी बच्चों इसके क्वेश्चन के अंदर द एग्रीगेट टर्नओवर द पृथ्वी रजिस्टर्ड पर्सन 17-18 और 18-19 के अंदर इसका 1 करोड़ 40 लाख था, 1 करोड़ 70 लाख था, उसने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है। तो आपसे पैनल प्रोविजन पूछ रहा है, पैनल प्रोविजन। तो बच्चों यहाँ पे 100 रुपए पर डे की आपकी पेनल्टी लगती है और एक 0.25% की यहाँ पे लगती है। बच्चों एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके अंदर अगर एक टर्नओवर से कम होता है ना तो आपको भरने की जरूरत नहीं होती है। वो एक जब रिटर्न चैप्टर आएगा मैं बता दूंगा एक बार नोटिफिकेशन क्या है। चलिए आइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 34, बीवीडी प्राइवेट लिमिटेड गुजरात एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर एंड सेल प्रोडक्ट एक्ट विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वाइड नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द रिलेवेंट जीएसटी लॉ। द कंपनी सेल जेड ओनली विद द गुजरात एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। तो बीबीडी लिमिटेड गुजरात एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग सेल प्रोडक्ट एक्ट जेड प्रोडक्ट में डील करती थी जो एग्जेम्प्टेड था, और कंपनी केवल जेड ही बेचती थी ओनली विद गुजरात एंड इज नॉट रजिस्टर्ड द जीएसटी, क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता था, उसको जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा रखा। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर 18-19 वाज 50 लाख। द कंपनी एक्सपेक्ट टू सेल टू ग्रो बाय 10% इन द करंट ईयर, और कंपनी को लग रहा है कि हमारी 10% से सेल बढ़ जाएगी। ओके, बढ़ने से नहीं होगा बच्चों, बढ़ जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगी। चलो आगे। हाउएवर 1/1/20 को बच्चों एग्जम्पशन क्या हुई, वो विड्रॉल कर ली गई और अब उस पर जीएसटी लगेगा।
द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द 9 मंथ 31/12/19 को 42 लाख हो गया। 31/12/19 को 42 लाख हो गया। अब बीबीडी लिमिटेड की ओपिनियन क्या है कि ओपिनियन डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड इन द सीजीएसटी ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 1920। एग्जामिन द अबव सिनेरियो एंड एडवाइज बीबी प्राइवेट लिमिटेड वेदर इज नीड टू रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ और नॉट। देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं 18-19 में वो एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करता था, एग्जेम्प्ट गुड्स में, और इसका टर्नओवर कितना था? 50 लाख था। 19-20 में अप्रैल से लेके जो हमारा कौन सा था, दिसंबर था, यहां तक टर्नओवर हो चुका था 42 लाख। यहां तक टर्नओवर हो चुका था 42 लाख, और यहां तक गुड्स क्या थे? एग्जेम्प्ट थे। 1 अक्टूबर 20 को, 1 अक्टूबर 20 को बच्चों क्या हुआ? वो टैक्सेबल हो गया, टैक्सेबल। अब वो कहता है कि नहीं, अब ना मेरा प्रोडक्ट भले टैक्सेबल हो गया, लेकिन मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, मैं अगले साल से कराऊंगा। बच्चों नहीं, बच्चों जब 1/10/20 था तो उसका प्रोडक्ट क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। और उसका ऑलरेडी टर्नओवर जब हम निकालते हैं तो टर्नओवर हम शुरू से लेंगे, ठीक है? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर, मतलब 1 अप्रैल से लेके जो कहां तक की डेट थी बच्चों? 31 दिसंबर। तो टर्नओवर के अंदर आपको पता है एग्जाम टर्नओवर भी शामिल होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। टैक्सेबल भी होता है, एग्जाम भी होता है। तो अब जैसे ही आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल हुआ, आपका ऑलरेडी टर्नओवर 42 लाख का था, अब आपने 1 रुपए की भी टैक्सेबल सप्लाई कर दी, तो बताओ आप तो लायबल हो गए ना बच्चों। तो बताइए इसको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा? अगले साल से नहीं, उसी साल में कराना पड़ेगा। 1 जनवरी से आप लायबल माने जाओगे, और लायबल होने के 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए बच्चों आंसर, एक सप्लायर है जो इंटरेस्ट से सप्लाई कर रहा है गुड्स की, और गुजरात के लिए लिमिट 40 लाख होगी, और वो ओनली एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहां तक उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, और बाद में इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन। हाँ, अगर वो चाहे तो वॉलंटरी करा सकता है, बट वैसे कराने की जरूरत नहीं है। पोजीशन 1 जनवरी 20 के बाद बदल जाएगी, क्योंकि अब वो टैक्सेबल पर्सन हो चुका है, उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो गया है। तो बताइए उस केस के अंदर, और आपको पता है टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम टर्नओवर भी शामिल करते हैं, तो 31/12/19 तक जो टर्नओवर हुआ उसको भी शामिल करेंगे। अब बताओ वो लायबल हो जाएगा, लायबल। तो अगले साल नहीं, उसी साल लायबल हो जाएगा बच्चों। इनवॉइस और ई वे बिल, इनवॉइस और ई वे बिल। बच्चों, इट इज मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ द ई वे बिल। कमेंट द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ ई वे बिल अंडर द जीएसटी लॉ। बच्चों बताओ, पार्ट बी देना जरूरी है क्या? पार्ट बी भरना जरूरी है क्या? आंसर है यस। लेकिन आपको याद है एक केस में जरूरी नहीं होता, एक केस में जरूरी नहीं होता, जब सप्लाई का नेचर क्या होता है? इंट्रा होता है, मतलब गुड्स की सप्लाई का हो रही है इंट्रा, और दूरी 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो आपको पार्ट ए तो भरना जरूरी है, बट पार्ट बी भरना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दो बातें बताई थी मैंने। वैसे तो पार्ट बी भरना मस्ट होता है, ए भी होता है और बी भी होता है, लेकिन अगर सप्लाई क्या है? इंट्रा है, और दूरी जो है ना 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है डिलीवरी प्लेस से वहां तक, तो बताओ वहां पार्ट बी भरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन अगर मान लो सप्लाई इंटर हो चाहे किलोमीटर 10 ही हो, फिर भरना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप लोग, द स्टेटमेंट इज पार्टली वैलिड, कह रहा है ई वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन इज पार्ट बी इंक्लूड डिटेल ऑफ कन्वेंस फर्निश्ड। However, the detail of conveyance may not be furnished in part B of the e-way bill where the goods are transported for distance up to 50 km within the state। तो जहां से कंसाइनर या जो भी है ट्रांसपोर्टर है, जहां से फर्दर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा है, और जहां फाइनली डेस्टिनेशन में माल पहुंच रहा है, अगर जहां से माल रवाना हो रहा है, जहां पे माल पहुंच रहा है, अगर उसकी डिस्टेंस क्या 50 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है और सप्लाई का नेचर इंट्रा है, तो बताइए आपको जरूरत नहीं है क्या पार्ट बी अपडेट करने की। पार्ट ए तो अपडेट होगा। जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न इन द फॉर्म GSTR1 सबमिशन ऑफ इनवॉइस वाइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इज मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड ऑफ इनवॉइस ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। बच्चों आपको मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था रिटर्न चैप्टर में कि जो हम GSTR1 भरते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की जो सेल होगी उसकी डिटेल भरना क्या जरूरी होता है क्या? कमेंट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीएसटी लॉ। पढ़िए इस क्वेश्चन को बच्चों। 34 क्वेश्चन वापस बता दूं।
34 क्वेश्चन में बच्चों ये कह रहा है कि ये आदमी जो 1920 है, यहां पे क्या कर रहा था, एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील कर रहा था, तो सेक्शन 23 के हिसाब से नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है बच्चों। फिर नया फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल 19 से नया फाइनेंशियल चालू हुआ, 31 दिसंबर तक भी वो एग्जेम्प्टेड डील कर रहा था, तो यहां तक भी जरूर नहीं है। अब 1 जनवरी से उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। तो बताओ यहां तक उसका ऑलरेडी टर्नओवर 42 लाख का हो चुका था और वो गुजरात में था। तो बच्चों ये कह रहा है कि मैं तो नए साल से लायबल हूंगा, 1 अप्रैल 20 से लायबल हूंगा। क्या ये सही कह रहा है? बच्चों गलत कह रहा है। बच्चों जब हम टर्नओवर निकालते हैं तो बच्चों हम टैक्सेबल टर्नओवर भी जोड़ते हैं, एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी जोड़ते हैं। तो क्या जब हम टर्नओवर निकालेंगे तो 1/1/20 के बाद वाला ही टर्नओवर जोड़ेंगे या ये पीरियड का टर्नओवर भी जोड़ेंगे? ये पीरियड का भी जोड़ेंगे। यहां ऑलरेडी आपका 42 लाख का हो चुका है और अब कल से आपके गुड्स क्या है टैक्सेबल हो गए। अब जो भी सप्लाई करोगे तो आपका टर्नओवर ऑलरेडी 42 लाख से ज्यादा चुका है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो आप 1 जनवरी से जैसे आपका प्रोडक्ट टैक्सेबल आप लायबल हो गए और लायबल होने के 30 डेज के अंदर आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। समझ में आ गया क्या? बोलो। सिद्धि 2510 वाला आपको प्रोविजन तो वही लिखना है जो आपको बताया गया। आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो 2510 वाली बात, और जो आपको पता है कि जो 5000 वाली लिमिट है उसमें भी चेंजेज आया है, वो बात भी आपको एक्स्ट्रा लिखनी है बाय नोटिफिकेशन का रेफरेंस देते हुए। सेक्शन में तो आज भी वही है, सेक्शन में तो आज भी वही है। और कोई सिद्धि प्रोविजन तो एक बार वही लिखना पड़ेगा अपन को। पंचिका क्वेश्चन नंबर 34 दोबारा बताऊं? वंशिका 34 वापस बताना है, क्या हो गया? मैंने बोला था कि मिड ईयर में कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, ऐसे बोला था मैंने। पर ये कब बोला कि मिड ईयर में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता? अगर सपोज करो कल तक मेरा टर्नओवर 19 लाख और आज मेरा टर्नओवर 21 लाख हो गया, तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वरुण कल तक आपका टर्नओवर मान लो 20 लाख है और आज मान लो आपकी सेल 1 लाख से बढ़ गई और आप पे 20 लाख की लिमिट अप्लाई होती है, तो क्या आप रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं होंगे? नोटिफिकेशन में आपको रिटर्न वाले चैप्टर में बता दूंगा। और चलिए बच्चों, तो 34 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। और अब बच्चों ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होगा। ये कह रहा है कि जो हम जीएसटीआर 1 में सेल दिखाते हैं तो क्या हमको सारी सेल दिखानी पड़ेगी? बच्चों आपको पता होगा सप्लाई का नेचर अगर इंटर होता है ना, सप्लाई का नेचर क्या होता है, इंटर होता है, तो आपको ईच सेल दिखानी पड़ेगी, ईच सेल। तो जैसे आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटीआर 1 में आपको सेल दिखानी होती है, आउटवर्ड सप्लाई। तो चाहे आपने रजिस्टर को माल बेचा हो या अनरजिस्टर को माल बेचा हो, आपको ईच सेल दिखानी पड़ेगी, ईच सेल। लेकिन अगर सप्लाई का नेचर क्या है, इंट्रा है, सप्लाई का नेचर क्या है बच्चों, इंट्रा है, तो अगर जिस रिसिपेंट को आपने इनवॉइस इश्यू की है वो 2.5 लाख से कम की थी, तब तो आपको हर इंडिविजुअल इनवॉइस को दिखाने की जरूरत नहीं। रिटर्न में जितनी भी आपने 2.5 लाख से कम की इनवॉइस काटी थी उनका कंसोलिडेटेड दिखा देना। लेकिन जिन जिन लोगों को आपने 2.5 लाख से रुपए से ज्यादा की इनवॉइस काटी थी ना, उनको आप भले ही वो अनरजिस्टर हो और इंटर हो तो भी आपको देना पड़ेगा। तो सुन लो मेरी बात वापस। आपको बताया गया था कि इंटर में तो चाहे रजिस्टर आदमी को माल बेचो, अनरजिस्टर को माल बेचो, 1 रुपए का बेचो या 100 रुपए का बेचो, हर ट्रांजैक्शन की आपको सेपरेट इनवॉइस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब आते हैं हम इंट्रा में तो मैंने बताई दिया। अब आते हैं इंटर में अगर आपने रजिस्टर आदमी को बेचा है ना, तब तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन अगर इंटर में अनरजिस्टर को बेचा है,
तो अगर जिन जिन को आपने 2.5 लाख से कम का माल बेचा है उनकी तो आप सिंगल हर एंट्री करने की जरूरत नहीं, कंसोलिडेटेड दिखा देना। लेकिन जिनको आपने 2.5 लाख से ज्यादा का बेचा है तो बताओ वहां पे आपको कंसोलिडेटेड की जगह सिंगल दिखाना पड़ेगा। तो बताइए क्या बताया इन्होंने, क्या बताया कि एक होती है इंट्रा और एक होती है क्या, इंटर, इंट्रा और इंटर, है ना। सेल टू रजिस्टर्ड और सेल टू अनरजिस्टर्ड। इंट्रा में सेल टू रजिस्टर और इंटर, यहां पे तो आपको ईच इनवॉइस दिखानी पड़ेगी, मस्ट है। और अगर इंटर है रजिस्टर के बाद तो भी ईच इनवॉइस दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो आप कंसोलिडेटेड दिखा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2.5 लाख से कम है तब तो आप कंसोलिडेटेड दिखा देना। अगर 2.5 लाख से क्या है ज्यादा है तो आपको ईच दिखाना पड़ेगा, ईच। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजन, इंपॉर्टेंट है। आ गया समझ में, आ गया समझ में। आ गया क्या बच्चों, शिवम आ गया क्या ये वाली बात जो मैंने बताया, क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 आ गया समझ में। अब आइए बच्चों, फिर बच्चों पेमेंट और जीएसटी चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया, बताओ आपको अपनी लायबिलिटी को कैसे डिस्चार्ज करना है। सेक्शन 49(8). बच्चों आपको मैंने बताया था कि अगर आपकी करंट ईयर की भी ड्यू है और पास्ट मंथ की भी ड्यू है, और आपने जैसे मान लो आपकी पास्ट ड्यू है 10 रुपए, करंट ड्यू है 8 रुपए, ये तो तुम्हारे हिसाब से जो तुमने सेल्फ असेस की है, और डिपार्टमेंट के हिसाब से और एक्स्ट्रा 8 रुपए है, 6 रुपए है, आपने मान लो 11 रुपए जमा कराए, तो बताओ पहले कौन सी ड्यू एडजस्ट होगी। सबसे पहले प्रीवियस पीरियड की टैक्स ड्यू होगी जो तुमने बताई है, तो सबसे पहले ये एडजस्ट होगी। फिर करंट ईयर की जो टैक्स ड्यू तो तुमने बताई है खुद ने, वो एडजस्ट होगी। और फिर जो डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस इशू करके बताई है वो एडजस्ट होगी। तो आपको सेक्शन 49(8) का प्रोविजन लिखना पड़ेगा। बस बच्चों होने वाला है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए। आइए आप 38 बच्चों, नवंबर 19 का टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से क्वेश्चन आया। नो एंड ग्रो पब्लिशर ए रजिस्टर्ड डीलर इंडिया पेड एडवांस 50,000 ए ऑथर फॉर द कॉपीराइट, कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट हो रखा है, और उसके वर्क के लिए यहां पे कितने का पेमेंट किया बच्चों, 50,000 रुपए का पेमेंट किया। 50,000 रुपए का पेमेंट किया कब, 5/9/18 को, ठीक है। और बैलेंस पेमेंट कब किया, 12/12/18 को। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। और गंता रेज द इनवॉइस ऑन, और बताओ उसने इनवॉइस कब रेज की थी, 6 अक्टूबर को यहां रेज की थी बच्चों। अब बच्चों आपको याद होगा ऑथर की, ये क्वेश्चन नवंबर 19 में आया था, तो नवंबर 19 में तो ऑथर की सर्विस पे आरसी में लगता था। और आजकल तो क्या हो चुका है कि वैसे तो आरसी में लगता है, लेकिन ऑथर चाहे तो उस पर एफसी में लग सकता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है और हम साइलेंट मोड में यही मानेंगे कि ऑथर ने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो हम आरसीएम मानेंगे। आपको याद है बच्चों, गुड्स के केस में आरसीएम क्या होता है, 12/2, है ना। और सर्विस के केस में आरसीएम क्या होता है, सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज और सर्विस का रिवर्स चार्ज। बताओ सर्विस के रिवर्स चार्ज में आरसीएम क्या होता है, अगर इनवॉइस इश्यू होने के 60 डेज में पेमेंट हो गया, इनवॉइस इश्यू होने के 60 डेज में पेमेंट हो गया तो पेमेंट डेट, और अगर पेमेंट नहीं हो तो 61वां दिन। बताइए इस वाले क्वेश्चन में जो 50,000 रुपए है, जो 50,000 रुपए है उसका पेमेंट तो कब हो गया, पहले ही हो गया, 5/9/18 को हो गया। तो बच्चों इसकी टाइम ऑफ सप्लाई तो 5/9/18 आ जाएगी, है ना। और जो बैलेंस पेमेंट कब हुआ, 1.5 लाख रुपए, बैलेंस पेमेंट कब हुआ, 1.5 लाख रुपए। बच्चों इसकी इनवॉइस कब इश्यू हुई है, केस 1 6 अक्टूबर 18 और केस 2 17/12/18, है ना।
तो अगर 6 अक्टूबर 18 को ये, तब बताओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिसंबर, ये अक्टूबर की जगह दिसंबर आएगा बच्चों, तो 6 दिसंबर ही मानी गई है यहां पे। लेकिन बच्चों 17, 12, 18 को क्या हुई है, एक बार बच्चों एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नो एंड ग्रो पब्लिशर रजिस्टर है और एडवांस आया 50,000 रुपए का। कब आया एडवांस? 50,000 रुपए का जो एडवांस आया है वो 5/9/18 को आया है, और बैलेंस जो 1.5 लाख रुपए है वो आया है 12/12/18 को। ओके जी, ये तो एडवांस आ गया। और जो इनवॉइस इश्यू हुई है, पहला केस है 6 अक्टूबर को इश्यू हुई है, तो पहले बच्चों इनका अलग अलग बताना पड़ेगा। 6 अक्टूबर को इश्यू हुई है तो 50,000 रुपए, तो हमारा नियम क्या है, इनवॉइस इश्यू होने के 60 डेज में पेमेंट हो गया क्या? एक बार 60 डेज निकालो 6 अक्टूबर से, है ना। अक्टूबर होता है 31 दिन का, 6 माइनस कर दो तो 25 दिन तो हो गए अक्टूबर के, 30 दिन हो गए नवंबर के, है ना, और 5 दिन हो गए दिसंबर के, 5 दिन हो गए दिसंबर के। तो बताइए क्या 6 दिसंबर तक पेमेंट हो गया क्या? अगर 6 दिसंबर तक पेमेंट हो गया, जब तो पेमेंट डेट, है ना, सॉरी 5 दिसंबर तक पेमेंट हो गया क्या? 5 दिसंबर तक, तो देखो वापस देखो, 6 अक्टूबर डेट थी, 31 का होता है, 31 में 6 घटाओ तो 25 दिन तो हो गए अक्टूबर के, 30 दिन हो गए नवंबर के, और दिसंबर हो गया 5। तो क्या 5 दिसंबर तक पेमेंट हो गया क्या? अगर हो गया तब तो पेमेंट डेट, नहीं तो 6 दिसंबर आंसर होगा। बताओ ये जो 50,000 रुपए है, इसका पेमेंट तो 5 दिसंबर से पहले हो गया, तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? 5/9/18। और ये जो 1.5 लाख रुपए का है ना, इसका पेमेंट बच्चों 5 दिसंबर के बाद हुआ है, 60 दिन में नहीं हुआ, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 6 दिसंबर यहां क्या आएगा? आंसर आएगा। तो देखिए बच्चों 50,000 का तो आ रहा है ये, और यहां आ रहा है क्योंकि 60 दिन में पेमेंट नहीं हुआ, तो 6 दिसंबर आंसर आया इसमें। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर इनवॉइस 17/12/18 को हुई है बच्चों, अगर 17/12/18 को हुई है, इसका तो दोनों केस में पहले ही पेमेंट आ गया, तब तो दोनों केस के अंदर क्या होगा? पेमेंट डेट आ जाएगी 5/9/18 और 12/12/18, 5/9/18 और 12/12/18। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां तक की बात क्लियर बच्चों आप लोगों? क्या क्वेश्चन 38 समझ में आ गया? दोबारा बताने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन 38 दोबारा बताने की जरूरत है? ईशान, शिवम, वापस बताने की जरूरत है 38? क्वेश्चन देखो बच्चों, इस केस में आपको बताया कि सेक्शन जो 13(3) होता है ना, उसमें नियम है इनवॉइस इश्यू होने के 60 डेज में पेमेंट हो गया तब तो डेट ऑफ पेमेंट, और नहीं हुआ तो 61वां दिन होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि 50,000 का पेमेंट तो कब हुआ? वो हुआ 5/9/18 को, और 1.5 लाख का पेमेंट हुआ कब? 12/12/18 को। पहले वाले केस में इनवॉइस कब इश्यू हुई है? 6 अक्टूबर 18 को हुई है। अब इससे अगर आप 60 दिन गिनेंगे ना, तो बच्चों वो 5 दिसंबर 18 को खत्म होता है। तो क्या 5 दिसंबर 18 से पहले पेमेंट हो गया? इस केस में तो हो गया। तो यहां की टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? डेट ऑफ पेमेंट 5 सितंबर 18 होगी। जो ये वाला केस है ना, यहां का पेमेंट 5 दिसंबर तक नहीं हुआ, और जब 5 दिसंबर तक नहीं हुआ तो 61वां दिन टाइम ऑफ सप्लाई होती है। अब बताओ 61वां दिन क्या होगा बच्चों? 6 दिसंबर क्या? 18 होगा। एक तो ये हुआ। तुम्हारा आंसर क्या होगा? अगर इनवॉइस 17/12 को इश्यू हुई है, तो बच्चों जब 17/12 को इश्यू हुई है तो दोनों पेमेंट ही पहले ही आ गए, तो बताओ उस केस में आंसर क्या होगा? इस वाले का तो होगा 5/9/18 और इस वाले का होगा 12/12/18। चलिए बच्चों, रजिस्ट्रेशन चैप्टर से बच्चों पुराना क्वेश्चन है, तो उस टाइम लिमिट अलग होती थी,
बताओ जम्मू के अंदर है और पान मसाला वगैरह बेच रहा है, बताइए आपको पता है पान मसाला के लिए लिमिट क्या होती है, 20 लाख होती है, 20 लाख रजिस्ट्रेशन के लिए। अब क्योंकि इसका टर्नओवर ज्यादा है तो बताओ ये क्या हो गया, लायबल हो गया, लायबल हो गया, है ना। और लेप्चा है मिजोरम में है और मिजोरम से सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में 10 लाख की लिमिट होती है, तो बच्चों 10 लाख से ज्यादा है तो बच्चों वो भी क्या हो गया, लायबल हो गया। अगर तुम्हारा क्या आंसर होगा, अगर लेप्चा मेघालय का है वो तो मेघालय में लिमिट होती है 20 लाख की लिमिट होती है, उस केस में नॉट लायबल, उस केस में क्या, नॉट लायबल। तो बताओ है ना, पहले केस में लायबल होगा क्योंकि इसके लिए 20 लाख की लिमिट होती है तो लायबल हो गया। इस वाले केस में मेजर है ना, वहां पे 10 लाख की होती है तो बच्चों वहां भी क्या हो जाएगा, ये लायबल हो जाएगा। और अगर मेघालय में है तो मेघालय में लिमिट 20 लाख की होती है क्योंकि टर्नओवर 13 लाख की है, तो बच्चों लायबल नहीं है, नॉट लायबल, डज नॉट एक्सेप्ट, नॉट लायबल। बच्चों ई वे बिल का क्वेश्चन है बच्चों, बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 40, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। बच्चों असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, असाइनमेंट पे क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर शाह कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू नायडा गुजरात। उसने मेहता ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया, मेहता ट्रांसपोर्टर ने माल पहुंचा दिया खेड़ा तक फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम खेड़ा। अब यहां तक पहुंचाना है, इसने डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर को दे दिया। अब मुझे बताइए क्या इस केस के अंदर, क्या इस केस के अंदर पार्ट ए दोबारा से जनरेट होगा, क्या इस केस में पार्ट ए दोबारा से जनरेट होगा, बच्चों नहीं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक ट्रांसपोर्टर से माल गया दूसरे ट्रांसपोर्टर को, तो क्योंकि ट्रक आगे नहीं जा सकता था तो उसने इस ट्रांसपोर्टर को माल हैंडओवर कर दिया, अब माल आगे जा रहा है। तो क्या यहां पे क्या दोबारा से जब ट्रांसपोर्टर चेंज हुआ तो क्या दोबारा से पार्ट ए बनेगा, बच्चों क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, जब पार्ट ए तो एक बार ही बनेगा, जो पार्ट भी होता है उसमें पहले मेहता ट्रांसपोर्टर का नाम आएगा और जब मेहता ट्रांसपोर्टर दूसरे ट्रांसपोर्टर को क्या करेगा, गुड्स देगा, उस केस में पार्ट ए को अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्ट ए को अपडेट नहीं है। उस केस में पार्ट बी में दूसरे ट्रांसपोर्टर का नाम और उसका क्या जो ट्रक का नंबर होता है वो मेंशन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। शाह है जिसको अहमदाबाद से यहां पे माल भेजना है, मेहता ट्रांसपोर्टर को दिया, मेहता ट्रांसपोर्टर अहमदाबाद से खेड़ा तक ही जा सकता है और फिर खेड़ा से आगे कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर जाएगा, उसने पारेख ट्रांसपोर्टर को दे दिया। बताइए मेहता से शाह ने किसको माल दिया, मेहता को, और मेहता ने किसको दिया, पारेख को। तो यहां पे तो पार्ट ए भी बनेगा और पार्ट बी भी बनेगा, यहां मेहता का नाम आएगा और जब मेहता यहां बनेगा तो पार्ट ए दोबारा से नहीं बनेगा, केवल पार्ट बी में अपडेट कर देना, नए ट्रांसपोर्टर का नाम लिख देना। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन गिवन सिनेरियो ओनली वन ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी इशूड, केवल एक ही ई वे बिल बनेगा। तो जब ट्रांसपोर्टर चेंज होता है तो बच्चों दोबारा ई वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्ट ए कैन बी फिल्ड बाय अदर मिस्टर शाह रेसिपेंट, और कोई भी आपको पता है ई वे बिल कोई भी बना सकता है, पार्ट ए कोई भी भर सकता है। जनरली पार्ट ए सप्लायर भरता है और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर भरता है, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पार्ट ए सप्लायर बनेगा, ट्रांसपोर्टर बना सकता है, रेसिपेंट बना सकता है, कोई भी बना सकता है। Where the goods are transferred from one conveyance to another, consignor recipient who has provided information part A और transporter shall before said transporter further movement of goods part B को अपडेट करेगा। आपको पता है ट्रांसपोर्टर से पहले पार्ट ए मूवमेंट से पहले पार्ट ए भरा जाएगा और फिर ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को भरा जाएगा। अब गुड्स कहां पहुंच गए, खेड़ा पहुंच गए। मिस्टर शाह जिसने पार्ट ए भरा था, है ना, बिफोर द ट्रांसफर फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स अपडेट द डिटेल ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ द ईवे, मतलब पार्ट ए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, केवल पार्ट बी को क्या करना है, आपको अपडेट करना है। फर्दर कंसाइनर रिसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन पार्ट ए और ट्रांसपोर्टर मे असाइन द ई-वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर और एनरोल ट्रांसपोर्ट फॉर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट। तो आप जो ई-वे बिल नंबर था वो दूसरे को बता सकते हो और वो जो दूसरा ट्रांसपोर्टर है उसको पार्ट बी को क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है।
तो बच्चों जो आपके पास ई वे बिल बनाया था, ट्रांसपोर्टर हो या रेसिपेंट हो या सप्लायर हो, वो जो दूसरा ट्रांसपोर्टर है उसको वो ई वे बिल नंबर बता देगा ताकि दूसरा ट्रांसपोर्टर पार्ट बी को अपडेट कर दे। बच्चों ये समझ में आ गया क्या आपको असाइनमेंट वाला? एक बार मुझे फटाफट आप बताएंगे क्वेश्चन 39 और 40 सबको समझ में आ गया? 39 और 40 39 और 40 असाइनमेंट क्लियर है? असाइनमेंट जीएसटी रिटर्न बच्चों वापस वो रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है? वही बच्चों रेक्टिफिकेशन कब तक हो सकता है आपको बताना है। वही सितंबर खत्म होने के बाद जो साल खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा उसका रिटर्न कब भरेंगे? 20 अक्टूबर। और उससे पहले जो अपन ने एनुअल रिटर्न भर दिया, दोनों में से जो अर्लियर है बताओ वो हम क्या कर सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। बच्चों आपका आंसर क्या होगा? आपने रिटर्न तो भर दिया बट टैक्स पे नहीं किया। आपको पता है अगर आप रिटर्न भर देते हो टैक्स पे नहीं करते हो तो रिटर्न वैलिड माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है? बच्चों रिटर्न इनवैलिड माना जाता है, ऐसे माना जाता है कि रिटर्न भरा ही नहीं है। और जब आप रिटर्न नहीं भरते हो तो रिटर्न नहीं भरने की जो पेनल्टी फीस वगैरह लगती है वो आप पे क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। बताइए कोई आदमी केवल रिटर्न भर देता है और रिटर्न के साथ जो टैक्स बनता है आउटपुट माइनस इनपुट वो तो पे ही नहीं करता, तो रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा, ऐसे माना जाएगा कि आपने रिटर्न भरा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42। If the person under GST law file the GST return but does not make self assessment tax, तो रिटर्न को वैलिड नहीं माना जाएगा। Since the input can be available on the basis of valid return, और क्योंकि आपने क्या किया रिटर्न के हिसाब से आईटीसी ले ली होगी बट आपका रिटर्न वैलिड ही नहीं था, तो टैक्सेबल पर्सन को बताओ जबकि वो इनपुट लेने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, तो उस पर बताओ जो उसने इनपुट ले लिया उस पर पेनल्टी वगैरह लग जाएगी उस पर। तो बच्चों ध्यान रखना आप बिना टैक्स पे किए रिटर्न नहीं भर सकते हो, ठीक है बच्चों? और 43 क्या बोल रहा है? कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी रजिस्टर में डेबिट होंगे? तो वो आपको बताना पड़ेगा। कोई भी डिपार्टमेंट टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी मांगता है या समय समय पे हम पे मैच मिसमैच के कारण उनपे हम पे क्या मिसमैच के कारण हमने क्या लगाया? इंटरेस्ट लगाया है, या समय पे किसी प्रकार का इंटरेस्ट लगाया जाता है तो बताइए, या हम पे कोई भी डिमांड निकाली जाती है, जो भी डिपार्टमेंट पैसा मांगता है वो ई लाइब्रेरी रजिस्टर में क्या होता है? डेबिट होता है। तो बच्चों आज मैंने सीए के ओल्ड स्कीम के 4 पेपर डिस्कस कर लिए और न्यू स्कीम के अपन ने 5 पेपर डिस्कस कर लिए। अब अपन अगली क्लास के अंदर मैं आपको सीएमए के पेपर कराऊंगा, है ना? और प्लस एक बार सारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स के अपन समरी वीडियो बना देंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नए ट्रांसपोर्टर की डिटेल आई आपको, केवल जो पार्ट भी है ना उसमें जो पुराना तो रहेगा, पुराने ट्रांसपोर्ट की डिटेल, आपको केवल नए ट्रांसपोर्टर का जो एनरोलमेंट नंबर होता है ना जिसका खुद का, वो उसकी डिटेल भरनी है। नए ट्रांसपोर्टर की जीएसटी नंबर जो भी होता है वो उसको भरना पड़ेगा। अब आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से 9950290358 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।